हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की। बुक हमारी है समाज शास्त्र का परिचय। चैप्टर नंबर 3 देखेंगे हम, सामाजिक संस्थाओं को समझना। इससे पहले के 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो क्लास 11 ESP नाम से है। यहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर ID हमारी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो जो भी आपके क्वेश्चन आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें जो eklavyastudypoint.com नाम से है। यहाँ पर आपको जो भी आपके क्लास में सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट जो भी थ्योरी नोट्स हैं, MCQ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो सारे यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है संस्था क्या होती हैं। तो देखिए, संस्था उसे कहते हैं जो समाज में किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है, तो समाज में किसी कार्य को करने के लिए कानून या परंपरा के आधार पर चलती हैं। तो संस्थाएं क्या होती है भाई, समाज में अगर कोई भी काम करना है तो उसके जो भी नियम और जो भी परंपराएं बनाई गई हैं उसके आधार पर ही वो चलती हैं। ठीक है, तो अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो भी समाज में नियम बनाए गए हैं या परंपराएं लागू की गई, उसी के आधार पर संस्थाएं जो है वो काम करती हैं। तो इसका काम हमेशा कुछ नियमों के अनुसार होता है, जैसा हमने देखा। ठीक है, दूसरा, हम इसे किसी एक ऑफिस या जगह तक भी सीमित नहीं रख सकते। यानी जो संस्थाएं होती हैं, ऐसा नहीं कि भाई उनके लिए ऑफिस ही जो काम कर रहे हैं लोग इस ऑफिस में, वही एक संस्था के रूप में होती है। ठीक है ना, तो इसके और भी कई रूप होते हैं जो हम आगे देखेंगे। ये संस्था लोगों के लिए नियम बनाती हैं। तो संस्थाएं क्या करती हैं भाई, लोगों के लिए नियम बनाती हैं और उनके काम के लिए अवसर भी देती हैं। ठीक है, तो नियम के साथ साथ समाज में उनको काम करने के अवसर भी मिलते हैं। जैसे विद्यालय हो गया, एक शैक्षिक संस्था है। ऐसे पुलिस विभाग हो गया, एक कानूनी संस्था है। ठीक है, तो संस्थाएं क्या होती हैं, जहां पर लोग किसी कानून या किसी परंपरा के आधार पर जो भी काम होता है उसे करते हैं, उसे संस्था कहा जाता है। ठीक है, तो सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं, तो सामाजिक संस्थाएं समाज में माने जाने वाले जो भी नियम हैं, जो भी विश्वास हैं और जो भी मूल्य हैं और जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। तो भाई जो भी नियम बनाए गए हैं, विश्वास बनाए गए हैं, जो भी मूल्य हैं, उसके आधार पर जो भी जरूरतें हैं वो इन सामाजिक संस्थाओं के द्वारा पूरी की जाती हैं। ठीक है, और ये संस्थाएं लोगों के बीच रिश्तों को सही तरीके से चलाने में भी मदद करती है। तो संस्थाएं क्या करती हैं भाई, कि लोगों के जो रिश्ते हैं वो भी अच्छे से चल सके, इसमें भी इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए सामाजिक संस्थाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहली जो आती है आपकी अनौपचारिक संस्थाएं, जिसमें कोई कानूनी नियम जरूरी नहीं होते। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई कानूनी नियम नहीं होते लेकिन फिर भी ये संस्थाएं चलती हैं। जैसे एक परिवार हो गया, विवाह हो गए या नातेदारी, ठीक है, जिसमें रिश्तेदारों से जुड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये सारी किसके अंदर आती हैं, अनौपचारिक संस्थाओं के अंदर आती हैं। दूसरी जो आपकी है वो होती है औपचारिक संस्थाएं, जिनका संचालन देखिए कानून या नियमों के अनुसार होता है। ठीक है, तो ये संस्थाएं किस पे चलती हैं, कानून और नियमों के आधार पर चलती हैं। जैसे कानून व्यवस्था को चलाना हो गया, या शिक्षा व्यवस्था का प्रसार करना हो गया, या शिक्षा व्यवस्था को चलाना हो गया। तो ये सारी चीजें किस पे काम करती हैं, कानून और नियमों पर। ठीक है, तो 2 तरह की होती है हमारे यहाँ जो सामाजिक संस्थाएं, एक जो होती है अनौपचारिक, दूसरी जो होती है वो औपचारिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सामाजिक संस्थाओं की विशेषताएं क्या है। तो सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतों को पूरा करने का काम करती हैं। क्या करती हैं भाई सामाजिक संस्थाएं, कि जो भी जरूरतें हैं लोगों की वो पूरा करेंगी। इनका मकसद है कि समाज जो है वो अच्छे से चल सके और हर व्यक्ति को सहयोग मिले। सामाजिक संस्थाओं का क्या है भाई, समाज को अच्छे से चलाना और हर व्यक्ति का सहयोग मिले। जैसे आप कह सकते हैं एक पारिवारिक जो परिवार होता है वो संस्था होती है। जैसे परिवार समाज की सबसे पुरानी और जरूरी संस्था है। तो परिवार जो है वो समाज की क्या है, सबसे पुरानी और जरूरी संस्था है। इसमें सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है ना, तो हर एक व्यक्ति का काम जो एक परिवार के अंदर बटा होता है। बच्चे परिवार में ही सीखते हैं, बड़े होते हैं और भविष्य के लिए तैयार होते हैं। तो परिवार बच्चों को क्या माहौल देता है भाई, बड़े होने का माहौल देता है। ठीक है ना, उनके भविष्य कैसे बनेगा उसके लिए उसकी तैयारी की जाती है। ठीक है, और ये संस्थाएं क्या करती हैं, बच्चों को संस्कार सिखाती हैं, शिक्षा देती हैं और सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो परिवार जो है एक महत्वपूर्ण संस्था है किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए। परिवार के प्रकार के 3 आधार हैं। ठीक है, तो परिवार के जो प्रकार होते हैं उनको 3 आधार पर बांट सकते हैं हम। सबसे पहला आवास स्थान के आधार पर, इसमें क्या होता है, प्रतिस्थानिक परिवार होता है। ठीक है, प्रतिस्थानिक परिवार क्या होता है, विवाह के बाद पत्नी जो होती है वो पति के घर आकर रहती है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, प्रतिस्थानिक परिवार। और मातृस्थानिक परिवार इसका उल्टा है, विवाह के बाद जो पति होता है वो पत्नी के घर आकर रहता है। ठीक है,
दूसरा जो आता है वो होता है अधिकार और प्रभाव के आधार पर जो परिवार होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका प्रतिसत्तात्मक परिवार। इसमें क्या होता है, निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो पुरुष के पास होती है, चाहे वो पिता के रूप में हो या पति के रूप में हो, उसके पास ही जो भी निर्णय लेना है परिवार की वो सारी शक्तियां होती हैं। दूसरा होता है मातृसत्तात्मक परिवार, ये उल्टा हो जाता है। इसमें निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो महिला के हाथ में होती है, चाहे वो माँ के रूप में हो या पत्नी के रूप में, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, मातृसत्तात्मक परिवार। तो अधिकार के आधार पर दो पार्ट में बांटा गया है परिवार को। तीसरा आता है वंश के आधार पर परिवार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पितृवंशीय परिवार होता है, यानी बच्चे अपने वंश और नाम पिता से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसमें वंश और नाम जो होता है वो पिता के नाम पर चलता है। वहीं जब हम मातृवंशीय परिवार की बात करते हैं, बच्चे अपने वंश और नाम जो है वो माँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। कुछ और अन्य परिवार के प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे आप जन्म का परिवार कह सकते हैं, जिसमें कोई जन्म लेता है, जैसे माता पिता भाई बहन, ठीक है। तो ये जन्म का परिवार होता है। प्रजनन का भी परिवार हो सकता है, जब व्यक्ति विवाह कर स्वयं परिवार बनाता है, ठीक है, तो उसे प्रजनन का परिवार कह सकते हैं। एकल परिवार भी कह सकते हैं, माता पिता और बच्चे जो छोटा परिवार होता है। संयुक्त परिवार जो होता है वो दादा दादी चाचा चाची और उनके बच्चे आदि सब साथ रहते हैं, तो ये बड़ा परिवार होता है, तो इसे संयुक्त परिवार कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, परिवार के रूप में आए बदलाव, यानी आज के समय में अगर हम देखें जो परिवार संस्था चल रही है उसमें बहुत सारे आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। कौन कौन से बदलाव? पहला बदलाव आप देखते हैं संयुक्त परिवारों का टूटना। अब ज्यादातर लोग छोटे परिवारों में यानी माता पिता और उनके बच्चे में रहना जो है वो पसंद करते हैं। पहले जैसा एक ही छत के नीचे दादा दादी चाचा चाची वाला संयुक्त परिवार अब कम होता जा रहा है, यानी अब संयुक्त परिवार जो है वो कम हो रहा है। और आप देखेंगे जो छोटे परिवार हैं, एकल परिवार हैं, ये समाज में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरा, पारिवारिक व्यवसायों में कमी आ रही है, यानी पहले लोग एक ही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही व्यवसाय जैसे खेती करना हो गया या कारीगरी हो गई ये करते थे, लेकिन अब लोग अलग अलग नौकरियों, ठीक है, और शहरों में जाने लगे हैं। तो लोग अब क्या कर रहे हैं भाई, जो उनके पहले पारिवारिक जो काम हो रहा था, व्यवसाय चल रहा था, उससे लोग अलग हो रहे हैं। अब लोग ज्यादातर नौकरियों के लिए शहरों में जाना पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर उनको अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल और अच्छी सैलरी मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो हमारा है वो स्त्रियों का शिक्षित और आत्मनिर्भर होना। अब महिलाएं पढ़ लिख कर नौकरी कर रही हैं, वे पहले की तरह सिर्फ घर तक जो है वो सीमित नहीं है। इससे परिवार के फैसलों में उनका योगदान जो है वो बढ़ा है, क्योंकि अब महिलाएं जो हैं वो भी स्वतंत्र हो चुकी हैं, वो भी काम करने लग गई हैं, इसलिए परिवार में उनका महत्व बढ़ गया है। अब निर्णय लेने की जिम्मेदारी उनके हाथ में भी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्थिक असुरक्षा के कारण देर से विवाह या विवाह ना कर पाना एक सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी आदि के कारण कई जो युवा होते हैं वो शादी में देर से करते हैं, ठीक है, या शादी करना ही टाल देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है भाई? महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, अगर कोई आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो वो शादी नहीं कर पाता, ठीक है। अगर वो शादी नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब क्या है भाई, कि उसके पास वो व्यवस्थाएं ही नहीं है जिससे वो अपना घर परिवार चला सके। तो ये समस्या भी काफी आ रही है। या कई बार क्या होता है, देरी से भी विवाह होता है, इन सब चीजों को करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो शादियां देर से भी होती हैं, और कई बार इतनी देर हो जाती है कि शादियां हो भी नहीं पाती हैं, ठीक है। तो ये भी परिवार क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है आज के टाइम में। शहरों में रिश्तों का टूटना और तलाक के मामले बढ़ना। तो बड़े शहरों में रिश्तों में दूरी हो गई है आजकल। अगर आप देखेंगे तो जो बड़े शहर हैं वहाँ रिश्तों में जो है वो काफ़ी दूरी देखने को मिलती है। लोग अक्सर तनाव में रहते हैं, आपसी समझ की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है ना। तो लोग आपसी समझ नहीं विकसित कर पाते, जिससे कई बार आप देखते हैं भाई तलाक या ब्रेकअप के मामले बढ़ जाते हैं। तो इससे लोग क्या करते हैं भाई, कि जब एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती, ठीक है ना, समझ नहीं हो पाती, लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तो रिश्तों में दूरी आती है और तलाक जैसे मामले भी होते हैं। तो ये नई चीज़ें भी आपको समाज में देखने को मिलती हैं आज के टाइम में। महिला प्रधान घर या परिवार। तो देखिए, जब घर के पुरुष सदस्य रोजगार या काम की तलाश में शहर चले जाते हैं तो महिलाओं को ही घर और खेती बाड़ी का पूरा जिम्मा संभालना पड़ता है। यानी आप ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे जो पुरुष होते हैं वो अच्छे काम की तलाश में, पैसे की तलाश में वो कहाँ जाते हैं, शहरों की तरफ चल जाते हैं। महिलाएं जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में अकेली रह जाती हैं, तो उन्हें घर परिवार के साथ खेती बाड़ी का भी काम संभालना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं जो होती हैं वो महिला प्रधान हो जाती हैं घर के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें कोई घर परिवार चलाना होता है। तो महिलाएं खुद खेती करती हैं, परिवार का पालन पोषण करती हैं, यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती है। ऐसे परिवारों को महिला प्रधान परिवार कहा जाता है, ठीक है। तो सारी जिम्मेदारी अगर महिला ले रही है तो इसका मतलब वो परिवार जो है वो महिला प्रधान है, ठीक है। परिवार लिंगवादी होते हैं, ठीक है। आज भी यह सोच है कि लड़का
जो है वो बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल करेगा। लड़की शादी के बाद दूसरे घर चली जाएगी, इसलिए वह पराया धन मानी जाती है। तो समाज में ये भी आपको एक देखने को मिलेगा, परिवार जो होता है वो लिंगवादी होता है, वो जो लड़के होते हैं उनको ज्यादा महत्व देता है, लड़कियों को कम महत्व देता है। इसका कारण यही है कि भाई जो जो लड़के होते हैं वो क्या करेंगे, जब उनके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी सेवा करेंगे, जबकि लड़कियां जो होंगी वो शादी करके कहीं और चली जाएंगी, तो जिससे वो पराया धन है। तो ये मान्यताएं भी रही हैं। इसी सोच के कारण लड़कियों को उपेक्षित किया जाता है। तो इसी कारण क्या होता है भाई, लड़कियां उपेक्षित की जाती हैं। कन्या भ्रूण हत्या यानी लड़कियों के जन्म से पहले ही गर्भ में मार देना, ये चीज आपको देखने को मिलती है। ये जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ती हैं, यानी जब महिलाओं को महत्व नहीं दिया जाता तो महिलाओं को क्या किया जाता है भाई, उनको बचपन में ही मारने की प्रयास किए जाते हैं, जिसे कन्या भ्रूण हत्या कहा जाता है। कोई बार क्या होता है, लड़कियों को जो है पेट में ही मार दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कन्या भ्रूण हत्या। 2001 की जनगणना के अनुसार हर 1000 लड़कों पर केवल 927 लड़कियां थीं। यानी खासकर पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह स्थिति और भी खराब है। यानी कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर जो लिंग अनुपात है स्त्रियों का वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वही पुरानी सोच, लिंगवादी परिवार होना। परिवार और नातेदारी का क्या संबंध होता है? तो देखिए, परिवार नातेदारी, ठीक है, जिसे रिश्तेदारी भी कहते हैं, से जुड़े लोगों को समूह होता है। तो परिवार जो होता है वो हमेशा नातेदारी यानी रिश्तेदारों से जुड़ा होता है। नातेदारी वे रिश्ते होते हैं जो या तो खून के रिश्ते यानी रक्त संबंध से बनते हैं, या फिर शादी और वंश परंपरा के आधार पर बनते हैं। ठीक है, तो यानी दो तरह से परिवार नातेदारी बनती है, या तो रक्त संबंध होते हैं, या क्या होता है, शादी और वंश के आधार पर। तो नातेदारी के प्रकार दो प्रकार के हो गए हमारे, एक रक्त संबंधी जो रक्त संबंध से बने होते हैं, तो समरक्त नातेदार भी कहते हैं, रक्त मूलक नातेदार भी कहते हैं। ठीक है, एक ही खून का होना। दूसरा जो होता है विवाह से बने नातेदार, यानी विवाह के बाद जो रिश्तेदार बनते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, विवाह मूलक नातेदार कहा जाता है। ठीक है, अब आता है विवाह संस्था क्या होती है। तो देखिए, विवाह का मतलब होता है दो वयस्क, ठीक है, दो वयस्क में एक स्त्री हो गई एक पुरुष के बीच लैंगिक संबंधों को समाज की स्वीकृति और अनुमोदन मिलता है। यानी समाज के द्वारा स्वीकृत किया जाता है कि एक स्त्री और पुरुष जो हैं वो साथ में रह सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, विवाह। विवाह के प्रकार, तो देखिए, एक विवाह होता है, एक व्यक्ति एक ही समय में केवल एक जीवन साथी रख सकता है, तो इसे क्या कहा जाता है, एक विवाह। दूसरा जो होता है वो होता है बहु विवाह। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक जीवन साथी रख सकता है। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला बहुपत्नी विवाह होता है, यानी एक ही पुरुष की कई सारी पत्नियां होती हैं। दूसरा जो होता है वो होता है बहुपति विवाह, यानी एक महिला की कई सारी जो होती हैं पति होते हैं। तो दो तरह का विवाह होता है, यानी इसमें क्या होगा, एक पुरुष की दो पत्नियां हो सकती हैं और भी हो सकती हैं, और इसमें क्या होता है, एक पत्नी की जो है एक से अधिक जो है वो पति हो सकते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, बहुपति विवाह कहा जाता है। तो दो तरह से आपको देखने को मिलते हैं। विवाह के सामाजिक नियम क्या होते हैं? तो देखिए, सामाजिक नियम देखे जाए तो अंतर विवाह होता है, यानी जब व्यक्ति उसी जाति, वर्ग या समूह में विवाह करता है, जैसे जाति के अंदर शादी करना, तो ये क्या हो गया, एक तरह से अंतर विवाह हो गया। ठीक है ना। बहिर्विवाह क्या होता है, जब व्यक्ति अपने जाति, गोत्र या समूह के बाहर विवाह करता है, तो इसे क्या कहते हैं भाई, बहिर्विवाह कहा जाता है। ठीक है। कार्य और आर्थिक जीवन, ठीक है, अब ये समझेंगे कार्य और आर्थिक जीवन क्या होता है। कार्य क्या है, कोई भी शारीरिक या मानसिक मेहनत से लिया गया या किया गया ऐसा काम जिसका उद्देश्य हो इंसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चीजें या सेवाएं बनाना। तो कार्य क्या होता है भाई, चाहे वो शारीरिक रूप से चाहे वो मानसिक रूप से, काम करने के बाद कोई ऐसी चीज बनाई जाए जो लोगों के काम में आए। ठीक है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, कार्य। यानी कोई भी सामान बनाने के लिए जो परिश्रम किया जाता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो, उसे कार्य कहा जाता है। ठीक है, तो इन कार्यों को दो रूपों में बांटा जा सकता है। एक सवैतनिक कार्य होते हैं जिनमें वेतन पैसे मिलते हैं, दूसरा अवैतनिक कार्य होते हैं जिसमें पैसे नहीं मिलते, जैसे घर का काम। ठीक है, तो कार्य आप देख सकते हैं किसे कह सकते हैं भाई, किसान जो वो भी कार्य करता है, एक टीचर जो है वो पढ़ाने का कार्य करती है, ठीक है ना, और एक जो मैकेनिक है वो भी मशीनें बनाने का काम करता है। तो ये सब किस लिए करते हैं, ये सारे गुड्स और सर्विसेज ही होती हैं। ठीक है, तो ये इन दो तरह से होती हैं। एक होता है सवैतनिक कार्य होता है जिसमें वेतन पैसे मिलते हैं, यानी कोई अगर लेबर काम कर रहा है तो वो वेतन लेगा, और अवेतनिक कार्य होता है जिनमें पैसे नहीं मिलते लेकिन घर के काम किए जाते हैं। जैसे हम लोग घर का काम करते हैं, कोई भी अपना खाना बनाना हो गया, झाड़ू लगाना हो गया, पोछा लगाना हो गया, तो ये सारे हमारे खुद के काम होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अवेतनिक होते हैं, लेकिन ये भी क्या होते हैं, कार्य ही होते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, आज के समय में जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसकी क्या क्या विशेषताएं ये समझते हैं। तो जटिल श्रम विभाजन आपको देखने को मिलेगा, यानी हर काम के लिए अलग व्यक्ति या विशेषज्ञ होता है।
कार्यस्थल में बदलाव आया है। अब काम सिर्फ घर पर नहीं, बाहर ऑफिस या फैक्ट्री में होने लगे हैं। ठीक है, पहले क्या होते थे लोग, कुटीर उद्योग होते थे, घर में ही छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, कार्यस्थल बदल गए हैं। उद्योगों और तकनीकी का विकास हुआ है, यानी मशीनें, कंप्यूटर आदि से काम तेज और बेहतर हो गया है। तो नई टेक्नोलॉजी वगैरह आई है, तो उससे क्या है, काम और ज़्यादा अच्छे से हो रहा है, मशीनों से हो रहा है, जल्दी हो रहा है। पूंजीपतियों के कारखाने, उद्योगपति अब उत्पादन के बड़े स्रोत बन गए हैं। तो उत्पादन में बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनका दबदबा आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं, बड़े बड़े उत्पादन कर रहे हैं वो। कार्य के अनुसार वेतन, काम जितना कठिन या विशेषज्ञ उतनी ही अच्छी तनख्वाह होती है। ठीक है, तो सैलरी में भी बदलाव आया, वेतन में बदलाव आया है। तो जितना भाई कठिन कठिन काम होता है उतना ज़्यादा वेतन मिलता है, या कोई ज़्यादा विशेषज्ञ है किसी काम का तो वो भी ज़्यादा वेतन लेता है। प्रबंधन द्वारा कार्य नियंत्रण होता है, यानी मैनेजर या सुपरवाइजर निगरानी रखते हैं। तो हर एक काम की जो निगरानी है वो मैनेजर और सुपरवाइजर द्वारा की जाती है। श्रमिकों की उत्पादन और अनुशासन, काम करने वालों से ज्यादा उत्पादन और अनुशासन की उम्मीद होती है। तो भाई आज के टाइम में जो काम कर रहे हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो काम ढंग से करेंगे और अनुशासन के द्वारा करेंगे। अर्थव्यवस्था का विस्तार, अब देश विदेश के बीच व्यापार की सीमाएं टूट गई हैं। यानी अब पहले जो व्यापार होता था वो देश के लिए होता था, जो अर्थव्यवस्था चलती थी वो देश की होती थी, लेकिन अब क्या है, वैश्वीकरण के कारण ये एक देश से दूसरे देश तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो इसलिए अर्थव्यवस्था जो है वो व्यापक हो गई है। कार्य रूपांतरण क्या होता है ये समझते हैं। जब कोई काम कार्य बदलती तकनीक, जरूरत या व्यवस्था के अनुसार एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है तो उसे कार्य रूपांतरण कहा जाता है। तो कार्य रूपांतरण का मतलब क्या है भाई, पहले जो काम करने का तरीका जो था वो मैनुअली ज्यादा होता था, यानी लोग हाथों से ज्यादा करते थे, लेकिन अब जो काम है वो हो गया है कंप्यूटर और तकनीक से। ठीक है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, कार्य का रूपांतरण। यानी पहले जो काम होता था उसमें क्या जो बदलाव आया है, चाहे वो तकनीकी रूप में हो, जरूरत के हिसाब से हो या व्यवस्था के आधार पर हो, जब काम वही काम के करने का तरीका बदल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, कार्य रूपांतरण कहा जाता है। तो कार्य रूपांतरण की विशेषताएं क्या हैं, तो देखिए, औद्योगिक प्रक्रिया अब छोटे छोटे सरल हिस्सों में बांटी जाती है। तो कार्य रूपांतरण का फायदा क्या हुआ भाई, कि एक बड़ी प्रक्रिया को कई छोटे स्टेप्स में तोड़ दिया जाता है ताकि हर व्यक्ति एक काम में विशेषज्ञ हो सके। यानी मान लीजिए अगर कोई बड़ा काम हो रहा है और उस काम को जो है एक व्यक्ति करता है तो ज्यादा परेशानी होती है, तो उसे क्या आता है, कई प्रोसेस में बांट दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भाई अगर एक जूस की फैक्ट्री है तो अगर जूस बनाना है तो क्या किया जाएगा भाई, आम तोड़ने का काम किसी को और दिया जाएगा। ठीक है, उसको सफाई का काम किसी और को दिया जाएगा, और उसके बाद भाई उसका जूस बनाने का काम और किसी को दिया जाएगा, पैकेजिंग करने का काम किसी और को दिया जाएगा। तो इसे क्या किया जाता है, अलग अलग स्टेज में, यानी एक ही काम को जो है 1 2 3 4 5 स्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और हर व्यक्ति को एक ही काम दिया जाता है कि भाई वो वही काम करेगा। थोक उत्पादन के लिए थोक बाजार जरूरी है। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए उतनी ही बड़ा बाजार चाहिए जहां सारी वस्तुएं बेची जा सकें। ठीक है, तो अब क्या है भाई, ज्यादा बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो बड़े बाजार की भी जरूरत है, तो बड़े बाजार भी बनाए जा रहे हैं आज के टाइम में। उत्पादन में नई तकनीक और मशीनों का इस्तेमाल होता है, यानी स्वचालित मशीनें और आधुनिक तरीकों से काम अब पहले से तेज और आसान हो गया है। तो भाई नई मशीनें आई हैं तो काम भी तेजी से और बेहतर तरीके से होने लग गया है। उत्पादन और काम अब एक जगह पर सीमित नहीं है। ठीक है ना, काम और उत्पादन अब कई जगहों पर बांट दिया गया है। इसे एक ही कार्य विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी अब काम जो है सिर्फ एक ही जगह पर नहीं होता, एक ही व्यक्ति नहीं करता, अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले एक कारीगर पूरा सामान बनाता था। तो पहले क्या होता था भाई, एक कारीगर जो था वो सारा सामान एक ही जगह बैठकर बनाता था, लेकिन अब एक फैक्ट्री में कोई सिर्फ कच्चा माल तैयार करता है, तो कोई मशीन से काटता है, तो कोई पैकिंग करता है। यानी अब क्या है, एक ही जगह पे काम नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई काम है, कोई भी अगर बड़ा काम है, तो मान लीजिए जहाँ पे जो सामान मिल रहा है वो सामान मिल रहा है वहां पर वो काम कर दिया जाएगा, फिर वो जो सामान कच्चे माल के रूप में या जिस भी बने हुए माल के रूप में दूसरी जगह जाएगा, फिर वहां पे जो जरूरत के सामान है वो बनाए जाएंगे, फिर उसे आगे भेज दिया जाएगा। यानी एक ही जगह पे ना रहकर अलग अलग जगहों पर जो है वो काम को बांट दिया जाता है। तो काम का क्या कहा जाता है, इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। यानी अब काम जो है सिर्फ एक ही जगह पे ना होकर अलग अलग जगहों पर और अलग अलग प्रकार से किया जाता है। राजनीतिक संस्थाओं का समाज से संबंध। ठीक है, अब राजनीतिक संस्थाओं के बारे में समझते हैं क्या होती हैं। तो राजनीति के समाज से दो मुख्य पहलू जुड़े हुए हैं। तो जब हम राजनीतिक समाज की बात करते हैं तो इसके दो प्रमुख पहलू जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहला शक्ति, यानी जब कोई व्यक्ति या समूह दूसरे के विरोध के बावजूद भी अपनी बात मनवा ले, इसे शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का मतलब क्या भाई, कि कोई अगर कोई काम करना नहीं चाहता है लेकिन वो अपनी पावर दिखा के अगर उस काम को करवा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसके पास शक्ति है। दूसरा, चाहे ना भी फिर भी अपनी बात मनवाने की ताकत रखना। तो शक्ति का मतलब क्या है भाई, दूसरा नहीं चाहता कि हम ये काम करें, लेकिन वो क्या करता है, उस काम को अगर करवा रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसके पास पावर है। ठीक है,
दूसरा जो होता है वो सत्ता होता है, जब शक्ति को वैध कानूनी रूप से मान लिया जाए, यानी समाज से उसे सही मानकर स्वीकार करे, तब वह सत्ता कहलाती है। शक्ति प्लस समाज की स्वीकृति इक्वल टू सत्ता। तो सत्ता का मतलब क्या है भाई, कि जब लोग किसी को मान्यता देते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, ठीक है, यानी शक्ति किसी के पास है और साथ में उसको स्वीकृति मिल जाती है, तब उसके पास क्या आती है, सत्ता आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक सरकार बनाते हैं, तो वो सत्ता ही तो होती है, सत्ता चलाती है वो सरकार, तो उसको स्वीकृति कौन देता है, हम लोग वोट देते हैं, तो वोट देने के बाद ही तो उसे स्वीकृति मिलती है। तो इसलिए शक्ति उनके पास होती ही है पहले से, प्लस में हम समाज जो है उनको स्वीकृति दे देते हैं, तो उनके पास क्या आ जाती है, सत्ता आ जाती है। ठीक है, राज्य विहीन समाज क्या होता है, तो ऐसे समाज जिसमें सरकार या राजनीतिक संस्थाएं नहीं होती हैं, जैसे आदिम या जनजातीय समाज। ठीक है, तो राज्य विहीन समाज क्या होता है, जो राज्य से अलग होते हैं, तो वो राज्य के नियम कायदे कानून को नहीं मानते, तो उन्हें क्या कहा जाता है, राज्य विहीन समाज कहा जाता है। जैसे पहले आदिम समाज, पहले के जो समाज होते थे, जो लोग आदिवासी वगैरह होते थे, ठीक है ना, आज भी अगर देखेंगे जो जनजातीय समाज होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, तो उनका भी क्या होता है भाई, राज्य से कुछ लेना देना नहीं होता, तो ऐसे समाज को क्या कहा जाता है, राज्य विहीन समाज। राज्य क्या है, जहां सरकार एक राजनीतिक प्रणाली के जरिए किसी निश्चित क्षेत्र पर शासन करती है, उसे राज्य कहा जाता है। ठीक है, तो राज्य क्या है भाई, राज्य एक राजनीतिक प्रणाली है, ठीक है, जहां पर सरकारें काम करती हैं। ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र होता है जहां पर सरकार क्या होती है, प्रशासन चलाती है, तो उसे राज्य कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर कोई भी सरकार चल रही है, तो जो सरकार काम कर रही है इस क्षेत्र पे, तो वो क्या है, ये क्षेत्र जो है उस सरकार का क्या है, राज्य कहलाएगा। आसान भाषा में राज्य जो होता है वो सरकार प्लस कानून प्लस सीमित क्षेत्र प्लस सत्ता। तो कह सकते हैं भाई राज्य क्या होते हैं, जहां पर एक सरकार काम करती है, वहां पर कानून व्यवस्थाएं चलाई जाती है, एक सीमित क्षेत्र होता है, ठीक है ना, और सत्ता जो है वहां पर सरकार की चलती है, तब जो होता है एक राज्य बनता है। ठीक है, जैसे भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत में क्या भाई, सरकार है, एक कानून व्यवस्था चलती है, सीमित क्षेत्र है जो भारत है, ठीक है, और उसके बाद सत्ता जो है वो एक जो राजनीतिक पार्टी वो सत्ता चला रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक राज्य हो गया। आधुनिक राज्य क्या है, तो देखिए आधुनिक राज्य तीन बातों से मिलकर बनते हैं, एक प्रभुसत्ता हो गया, नागरिकरण हो गया, और अवसरवादी राष्ट्रवाद हो गया। तो ये तीन महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो किसी को जो है आधुनिक राज्य बनाती हैं। तो प्रभुसत्ता क्या होती है, तो प्रभुसत्ता का मतलब होता है किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर राज्य का पूर्ण और सर्वोच्च नियंत्रण, यानी सरकार का एक क्षेत्र पर जो पूरा नियंत्रण होता है, वो अपने हिसाब से उस सरकार उस राज्य को चलाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उस सरकार की प्रभुसत्ता कहा जाता है। यानी उस क्षेत्र में राज्य का आदेश ही सबसे ऊपर होता है, कोई और शक्ति उसके ऊपर नहीं होती। यानी कि जो भी एक सरकार है वो इस क्षेत्र में काम कर रही है, तो वो जो आदेश देगी, जिस हिसाब से नियम कानून बनाएगी, उसी के आधार पर उस राज्य में लोगों को चलना होगा, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रभुसत्ता कहा जाता है। तो भारत में भारत सरकार की प्रभुसत्ता है, तो भारत के अंदर जो भारतीय गवर्नमेंट है उसकी सरकार चलती है। भारत के कानून नियम और शासन भारतीय क्षेत्र में अंतिम माने जाते हैं, यानी जो भी कानून व्यवस्था बनाई गई है पूरे समाज में सबको उसको स्वीकार करना होता है। कोई अन्य देश या संस्था भारत की प्रभुसत्ता में दखल नहीं दे सकती। ठीक है ना, तो भारत अपने देश के अंदर जो भी काम करे, ठीक है, वो उसका निर्णय होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी, बाहर का कोई देश जो है हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकता क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रभुसत्ता। यानी सत्ता जो है एक देश की उस सरकार के हाथ में होती है, और सारे नियम कायदे कानून और देश के जो भी विकास का काम करना है वो उस सरकार के नियंत्रण में होता है। नागरिकता के अधिकार, तो हर नागरिक को कुछ अधिकार मिलते हैं जो उसके स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी होते हैं। ये अधिकार तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला नागरिक अधिकार, यानी यह अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा होता है। तो नागरिक अधिकार का मतलब अगर आप किसी देश के नागरिक हैं तो आपको स्वतंत्रता है भाई, आप देश के अंदर कहीं भी रह सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, वो सारी स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं भाषण की स्वतंत्रता, चाहे जो बोलने का हक, ठीक है, लेकिन नियम और कायदे के अनुसार। धर्म की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने और प्रचार करने का हक, तो ये क्या आते हैं, आपके नागरिक अधिकार हैं। दूसरा होता है राजनीतिक अधिकार। यह अधिकार हमें राजनीतिक भागीदारी का हक देते हैं कि हम देश के अंदर राजनीति में भी भाग ले सकते हैं, यानी चुनाव में हम वोट डाल सकते हैं, और चुनाव में उम्मीदवार बनने का भी अधिकार होता है, यानी हम वोट भी डाल सकते हैं भाई, और प्लस में हम खुद जो है चुनाव लड़ भी सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, राजनीतिक अधिकार हैं। तीसरा आता है सामाजिक अधिकार। यह अधिकार हमें सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का हक देते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या देते हैं भाई, सामाजिक सुरक्षा देते हैं, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा हमें दी जाती हैं। अगर हम सरकार हमारे लिए रोजगार नहीं दे पा रही है तो बेरोजगारी भत्ता दे। समाज कल्याण योजनाएं, स्वास्थ्य से संबंधित और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का इलाज किया जाए। न्यूनतम मजदूरी तय की जाए कि भाई जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको एक वेतन मिलता रहे निश्चित रूप पे, ठीक है, उनका शोषण ना हो। तो ये सारी जो होती हैं सामाजिक अधिकार होते हैं जो एक राज्य में वहाँ की सरकारें लोगों को देती है।
धर्म क्या है? तो इमाइल दुर्खिम के अनुसार धर्म उस पवित्र वस्तु से जुड़ी मान्यताएं और आचरणों की एक ऐसी व्यवस्थित प्रणाली है जो लोगों को एक नैतिक समुदाय की भावना में बांधती है। ठीक है ना। तो इमाइल दुर्खिम क्या कहते हैं भाई? धर्म क्या है? तो धर्म जो होता है भाई कुछ पवित्र वस्तुओं और मान्यताओं के आधार पर लोगों से जुड़ी होती हैं। ठीक है ना। और जो लोग इस व्यवस्था से जुड़ते हैं वो क्या करते हैं भाई? जो भी उनकी जो व्यवस्थाएं बनाई गई उन व्यवस्थाओं का क्या करते हैं? वो पालन करते हैं। ठीक है। यानी जो भी नैतिक समुदाय है, जो भी उनकी भावनाएं हैं वो उस धर्म से जुड़ जाती हैं। यानी जो लोग होते हैं जिस भी धर्म को मानते हैं तो उनसे क्या होता है? उनकी भाई भावना जुड़ जाती है और वो उस भावनाओं के साथ चलते हैं। तो धर्म सिर्फ पूजा या भगवान की बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे समूह व्यवस्था है जिसमें लोग एक जैसी मान्यताएं और व्यवहार करते हैं। ठीक है। तो धर्म जो है भाई एक ऐसा समूह है जहां पर लोग क्या करते हैं भाई? एक जैसी मान्यताएं उनकी होती हैं और एक जैसा वो व्यवहार करते हैं और एक साथ मिलकर एक नैतिक समाज बनाते हैं। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं भाई? एक साथ मिलकर एक नैतिक समाज की परिकल्पना करते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारा धर्म है। तो धर्म में क्या होता है भाई? कुछ पवित्र वस्तुएं होती हैं जैसे आपका मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर। ठीक है ना। अलग अलग जो जिस धर्म समुदाय को मानते हैं उनके आधार पर धार्मिक व्यवहार में पूजा हो गया, व्रत हो गया, दान, ऐसे काम किए जाते हैं। और नैतिक समुदाय का मतलब ये होता है कि भाई सभी को साथ जोड़ने वाली भावनाएं जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं। तो ये क्या होता है? धर्म। तो धर्म में ये तीन चीजें जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। तो हर धर्म में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। सभी धर्मों की समान विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं, यानी प्रतीकों का समूह और श्रद्धा की भावना होती है। यानी हर धर्म में कुछ प्रतीक, चिन्ह या निश्चित वस्तुएं होती हैं जिन्हें श्रद्धा से देखा जाता है, जैसे क्रॉस हो गया, ओम हो गया, चांद तारे हो गए। ठीक है। तो अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताएं या जो चिन्ह होते हैं। अनुष्ठान या समारोह, हर धर्म में कुछ विशेष धार्मिक क्रियाएं होती हैं जिन्हें अनुष्ठान या उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो भाई हर एक जो धर्म होता है वो कुछ ना कुछ धार्मिक क्रियाएं करता है। ठीक है ना। जैसे हिंदू हो गए दिवाली मनाते हैं। ठीक है ना। होली हो गई, ये सारे हमारे पवित्र जो त्यौहार हो जाते हैं। ऐसे मुसलमान हो गए, उनकी ईद हो गई, और क्रिश्चियन हो गए, उनकी क्रिसमस हो गई। तो ये अलग अलग जो है उनके धार्मिक क्रियाएं होती हैं, अनुष्ठान होते हैं या उत्सव होते हैं जो लोग मनाते हैं। विश्वास करने वालों का एक समुदाय होता है। नहीं, हर धर्म में अनुयायी एक सामूहिक समूह में बंधे होते हैं और एक जैसी मान्यताएं रखते हैं। ठीक है। हर एक समुदाय जो होता है जिस धर्म में विश्वास करता है तो बहुत सारे लोग एक साथ जुड़े होते हैं और उस सारे जो रीति रिवाज होते हैं उनको फॉलो करते हैं। अनुष्ठान की विविधताएं हैं। तो धर्म से जुड़े विभिन्न प्रकार के धार्मिक कृत्य होते हैं, जैसे विशेष भोजन करना, प्रार्थना करना, गुणगान करना, भजन करना, उपवास करना। तो अपने हिसाब से हर धर्म की अपनी मान्यताएं जो ये सब चीजें वो लोग करते हैं। धार्मिक संस्थाओं का सामाजिक प्रभाव, तो धर्म हमेशा समाज की शक्तियों को प्रभावित करता है। ठीक है। धार्मिक कार्य जैसे पूजा, उपवास, दान आदि व्यक्ति दैनिक जीवन में करते हैं। पवित्र स्थल हो गए, वस्तुओं और नियमों को समाज में खास सम्मान दिया जाता है। तो धार्मिक संस्थाओं भाई सामाजिक प्रभाव होता है, लोग सामाजिक रूप में जुड़े होते हैं, उनकी शक्तियों को मानते हैं, जो भी धर्म से जुड़ी चीजें होती हैं अपने हिसाब से, जो भी पूजा पाठ उत्सव हो गया उनको वो मनाते हैं। ठीक है। और जो भी पवित्र स्थल हो गए या जो भी पवित्र जो नियम हो गए या जो भी वस्तुएं हो गई तो पूरा समाज क्या करता है? उसका सम्मान भी करता है। ठीक है। तो ये धार्मिक समाजों का जो सामाजिक प्रभाव है। अब समझते हैं शिक्षा क्या है। तो देखिए, शिक्षा जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें हम सीखते हैं औपचारिक रूप से स्कूल या कॉलेज में, और दूसरा अनौपचारिक रूप से घर, समाज या अनुभव से। तो शिक्षा दो तरह से सीखी जाती है, एक तो औपचारिक रूप से यानी जो आपको सिखाया जाता है स्कूल या कॉलेजों में, दूसरी अनौपचारिक रूप से जो समाज से, घर परिवार से आप जो समझते हैं। तो ये सारी जो शिक्षा के रूप होते हैं। तो शिक्षा का स्तरीकरण भी आपको देखने को मिलता है। तो शिक्षा समाज में वर्गों के बीच भेद को भी दिखाती है और बढ़ाती है। तो स्तरीकरण भी है शिक्षा के अंदर, यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा भाई जिसकी समाज और आर्थिक स्थिति जैसी है वो उस हिसाब से शिक्षा ग्रहण करता है। तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं अमीर बच्चे महंगे और अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, वही गरीब बच्चे आप देखेंगे सरकारी या कम संसाधनों वाले स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है। तो कह सकते हैं भाई कि शिक्षा में भी स्तरीकरण आपको देखने को मिलता है। शिक्षा में असमानता के प्रभाव, तो विशेष अधिकार प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में आत्मविश्वास होता है, दूसरी ओर वंचित बच्चे खुद को हीन महसूस करते हैं। तो भाई विशेष अधिकार प्राप्त स्कूल हैं जहाँ पे अच्छे से पढ़ाई हो रही है, सब कुछ अच्छे से सिखाया जा रहा है, तो वो बच्चे जो होते हैं ज़्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, उनमें आत्मविश्वास ज़्यादा होता है। वहीं जहाँ पर जिन स्कूलों में बेसिक सुविधाएं भी नहीं होती तो वहाँ पे बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाते और अपने आप को हीन महसूस करते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते या बीच में छोड़ देते हैं वे शिक्षा से पूरी तरह कट जाते हैं। ये भी समस्या हमें देखने को मिलती है भाई। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सुविधाओं के नहीं होती उनके पास इतनी, तो वो स्कूल नहीं जाते, तो वो क्या होते हैं? शिक्षा से ही हट जाते हैं।
लिंग और जाति के आधार पर भी भेदभाव होता है। कई लड़कियों और दलित बच्चों को स्कूल जाने से रोका जाता है। कुछ स्कूलों में उनके साथ भेदपूर्ण व्यवहार भी किया जाता है। ठीक है, तो पहले ये चीज़ें ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे कम हो गई हैं कि स्त्री और पुरुषों के आधार पर भेदभाव होता था, लिंग के आधार पर, यानी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, लड़कों को स्कूल भेजा जाता था। लेकिन ये सब चीज़ अब कम हुई है। साथ ही जो निचली जाति या दलित बच्चे होते थे उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था, क्योंकि वो भाई उनको स्कूल में एंट्री नहीं होती थी और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। तो ये सारी समस्याएं थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। भाषा का फर्क भी शिक्षा में असमानता लाता है। जो बच्चे अंग्रेजी या मुख्य भाषा नहीं जानते उन्हें कठिनाई होती है। तो भाई शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाषा एक मेजर फैक्टर अदा करती है, यानी अंग्रेजी कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा पढ़ाई जाती है। उन स्कूल और कॉलेजों में अगर बच्चे जाते हैं तो उनको पढ़ने में जो होती है मुश्किल आती है। श्रम विभाजन क्या है? तो देखिए, श्रम विभाजन का मतलब है काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, ताकि हर व्यक्ति या समूह एक खास काम में विशेषज्ञ बन सके। ठीक है, तो क्या होता है भाई, श्रम विभाजन का मतलब भाई एक व्यक्ति एक काम ना करके एक ही काम को अलग अलग व्यक्ति करे। ठीक है, जैसे एक बंदा मशीन बना रहा है, ठीक है, दूसरा उसके जो भी कंपोनेंट उनको बना रहा है, तीसरा जो है उसको असेंबल कर रहा है, चौथा जो है क्या उसकी पैकेजिंग कर रहा है। यानी एक ही काम जो है एक व्यक्ति ना करके अलग अलग, यानी एक ही वस्तु को बनाने में अलग अलग लोगों का जो योगदान होता है वो क्या कहलाता है, श्रम विभाजन कहलाता है। श्रम विभाजन की मुख्य बातें, हर समाज में श्रम विभाजन किसी ना किसी रूप में मौजूद होता है। जैसे घर में, खेत में, फैक्ट्री में, स्कूल में, तो हर जगह आप श्रम विभाजन देखेंगे। घर में भी श्रम विभाजन है, माँ अलग काम करती है, पिता अलग काम करते हैं, बच्चे अलग काम करते हैं, तो सबके हिस्से में जो काम होता है वो काम करते हैं। खेत में भी सेम ऐसा ही होता है। फैक्ट्री में मजदूर जो होते हैं, जिस प्रकार का काम होता है उस प्रकार का उसको काम दिया जाता है। स्कूल में भी देखते हैं, प्रिंसिपल का अलग काम है, ठीक है ना, और स्टूडेंट्स का अलग काम है, और जो टीचर्स है उनका अलग काम है। तो यहाँ पे भी आपको श्रम विभाजन देखने को मिलेगा। इसमें काम की विशेषता होती है और हर व्यक्ति वही काम करता है जिसमें वो अच्छा है। तो इसके फायदा क्या होता है भाई, ये विशेषता होती है इसकी कि भाई जिसको जो काम अच्छे से आता है उसको वो दिया जाता है। अलग अलग व्यवस्थाओं में उत्पादन प्रणाली को एक दूसरे से जोड़कर काम किया जाता है, यानी अलग अलग जगहों पर काम होते हैं लेकिन सबको बाद में इकट्ठा करके एक चीज जो है वो संपन्न कर दी जाती है। औद्योगिकरण के साथ श्रम विभाजन और भी जटिल हो गया है। अब एक वस्तु बनाने में कई मशीनें और कई कामगार जुड़ते हैं। तो भाई जब से औद्योगिकरण आया है, बहुत सारी मशीनें आई हैं, तो इस समय क्या हुआ है कि भाई एक ही काम को, ठीक है ना, अलग अलग मान लीजिए कोई बड़ी मशीन बनानी है तो छोटे छोटे जो पार्ट हैं वो अलग मशीनें बनाएंगे, जो बड़ा पार्ट है वो अलग मशीनें बनाएंगे, और उसके बाद अलग अलग कारीगर जो होंगे उनको असेंबल करेंगे या फिर उनकी पैकेजिंग करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग काम जो है दिया जाता है इसके अंदर। आज की दुनिया में श्रम विभाजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है। एक देश में सामान बनता है और दूसरे में बिकता है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि भाई आजकल तो दुनिया में चीज देखने को मिल रही है, जब से वैश्वीकरण आया, एक देश में सामान बन रहा है और दूसरे सामान में बिक रहा है। तो ये भी आप श्रम विभाजन का एक उदाहरण देख सकते हैं। लिंग के आधार पर भी काम का बंटवारा देखा जा सकता है। समाज के मानता है कि कुछ काम पुरुष करें और कुछ महिलाएं, तो श्रम विभाजन आपको लिंग के आधार पर भी देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे काम होते हैं जो पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती, ऐसी भी मान्यता कई जगह देखने को मिलती है। व्यवहार की सामाजिक अपेक्षाएं, समाज पहले से ही तय कर देता है कि कौन किस काम को करेगा। तो भाई व्यवहार जो है, सामाजिक अपेक्षाएं होती है, यानी पहले ही समाज तय कर देता है भाई ये काम इसका है तो ये करेगा, ये काम इसका है तो ये करेगा। ठीक है, ये पहले से तय कर दिया जाता है। अनुभवजन्य जांच, इन बातों को सामाजिक अध्ययन में प्रयोग और सर्वेक्षण से परखा जा सकता है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे, देखेंगे समाज में, तो आपको देखने को मिल जाएगा भाई कि बहुत सारे श्रम विभाजन आपको देखने को मिलेंगे बहुत जगह, जहां पर हर एक क्षेत्र में हर किसी को अलग अलग काम दिया गया है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट हो तो जरूर करें। धन्यवाद।